न्यूटन बैठे थे एप्पल के पेड़ के नीचे और एप्पल पेड़ से गिरा और उनके सर के ऊपर आके लगा। उनकी एकदम से दिमाग की बत्ती जल गई। तब उन्होंने सोचा कि ये एप्पल नीचे ही क्यों गिर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थ अपनी साइड पे उस ऑब्जेक्ट को पुल कर रही है, एप्पल को पुल कर रही है। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहा गया ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी कक्षा। आज की क्लास में हम हमारा फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है ग्रेविटेशन। इस चैप्टर के अंदर हम डिफरेंट टाइप के ग्रेविटेशन के लॉज पढ़ने वाले हैं और ये देखने वाले हैं अगर अर्थ उस एप्पल को अपनी साइड पे अट्रैक्ट कर रही है तो क्या एप्पल भी अट्रैक्ट कर रहा है अर्थ को अपनी साइड पे। अगर ऐसा है तो हमें अर्थ मूव होती हुई क्यों नहीं दिखाई देती है एप्पल की साइड पे। इसका रीजन है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, जो एक्सेलरेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे मास के। अगर हम अर्थ एंड एप्पल के मास को कंपेयर करते हैं तो एप्पल का मास अर्थ के कंपैरिजन में तो नेग्लिजिबल है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन किसकी ज्यादा होगी, एप्पल की ज्यादा होगी, क्योंकि उसका मास क्या है, नेग्लिजिबल। एंड वी नो दैट एक्सेलरेशन एंड मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसी तरीके के बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है ग्रेविटेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के हमारा चैप्टर ग्रेविटेशन। इस चैप्टर में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या, ग्रेविटी क्या है। हम कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर ड्रॉप करते हैं नीचे तो वो हमेशा अर्थ के ऊपर ही जाके लगती है, राइट। वो नीचे की साइड ही जाती है, कभी ऊपर हवा में नहीं जाती। मान लो मैंने इस पेन को यहाँ से ड्रॉप कर दिया, ठीक है, जो कि मैं अभी करूँगी नहीं क्योंकि ब्रेक हो सकता है, तो नीचे गिरेगा वो डायरेक्टली अर्थ। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पेन को अट्रैक्ट कर रही है। अगर मैं इस रिमोट को भी नीचे फेंक दूंगी, मतलब फेंकूंगी नहीं, मैं बस यहाँ से ड्रॉप कर दूंगी, इसको छोड़ दूंगी यहाँ से, ठीक है, तो क्या होगा, अर्थ अपनी साइड पे इसको पुल कर रहा है। इसका मतलब अर्थ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहा है हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो एक एक करके सारे पॉइंट्स को देखेंगे, समझते हुए चलेंगे। तो देखिए, इफ वी रिलीज अ स्मॉल स्टोन, कोई भी छोटा सा स्टोन या कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर हम उसको एक पर्टिकुलर हाइट से छोड़ देते हैं तो वो अर्थ की साइड पे क्या करता है, एक्सेलरेट करता है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये हमारी अर्थ है, इसको अर्थ मान लेते हैं। कोई ऑब्जेक्ट है ए, ठीक है, इसको हमने ड्रॉप किया तो ये नीचे की साइड पे आ रही है, ए पॉइंट पर हमने ए पॉइंट से इसको ड्रॉप किया। कुछ देर बाद ये अर्थ के ऊपर आके गिर रहा है, इसको हमने नाम दे दिया है पॉइंट बी, राइट। तो यहाँ पे ये अर्थ की साइड पे ही गिर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रही है, एक पुलिंग इफेक्ट लगा रही है, राइट। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। एक बार देख लेते हैं थ्योरी भी। स्टोन इज व्हेन एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स अर्थ मींस सम फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट एंड दिस फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर। तो डेफिनेशन हमने कर लिए। देखो, हियर स्टोन आल्सो अट्रैक्ट्स द अर्थ, राइट। अब ये जो फैक्ट है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट। हमने ये तो देख लिया कि जो अर्थ है हमारी वो अट्रैक्ट कर रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रही है उस स्टोन के ऊपर, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर। लेट्स से इस पेन की हम बात कर रहे हैं, राइट। अगर मैं इसको यहाँ से ड्रॉप कर देती हूँ तो अर्थ क्या कर रही है, इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है। बट ऐसा नहीं है कि ये जो पेन है ये अर्थ के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगा रहा है। इन दोनों केसेस में जब हम इस केस को कंसिडर करेंगे तो अर्थ भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है और ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो पेन है, या फिर अगर स्टोन का केस कंसिडर करते हैं तो वो स्टोन भी अर्थ के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है। बट हमेशा हमें कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की साइड पे जाती हुई, गिरती हुई दिखाई देती है, राइट, क्योंकि अर्थ का जो पुलिंग इफेक्ट है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू दिस पेन और स्टोन। ऐसा क्यों, ये डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर। देखिए समझेंगे अभी एक एक करके। तो ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हम स्टार मार्क करेंगे। स्टोन ऑल्सो अट्रैक्ट्स द अर्थ, राइट। इट मीन्स एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उन सभी ऑब्जेक्ट के बीच में, एक दूसरे के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। वो एक दूसरे को आपस में क्या कर रही हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं। यही क्या कहता है, हमारा ग्रेविटेशन का लॉ कहता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमें समझना है, जो इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, क्योंकि इसका जो डेरिवेशन है ये आपसे पूछा जाता है, इसका फॉर्मूला पे बेस्ड काफी सारे न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाते हैं। तो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम देखने वाले। सर न्यूटन ने ग्रेविटेशन को लेके भी एक लॉ दिया था, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, राइट। तो देखिए इसकी स्टेटमेंट देखेंगे। सर आइजैक न्यूटन ने ये
1687 में दिया था, प्रपोज किया था अ लॉ अबाउट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसके बारे में? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है इस कंप्लीट यूनिवर्स में, उसको किस लॉ के थ्रू एक्सप्लेन किया गया था? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का उसको नाम दिया जाता है। अब ये जो फिगर आपको दिखाई दे रही है इसको हम समझ लेते हैं। देख लो, दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इसको ऑब्जेक्ट ए मान लेते हैं, इसको ऑब्जेक्ट बी मान लेते हैं, राइट। मान लेते हैं ये अर्थ है और ये हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है, लेट कर लिया हमने, राइट। तो जो अर्थ का मास है, जो ए ऑब्जेक्ट का मास है, उसको हमने लेट कर लिया है कैपिटल एम से, राइट। एंड जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके मास को हमने लेट किया है स्मॉल एम से। अब ये जो डी है ना, ये डी है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी। अब इसके सेंटर से लेके दूसरी ऑब्जेक्ट के सेंटर के बीच तक का जो हमने डिस्टेंस लिया है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल डी से। क्लियर? अब अगर ऐसी कंडीशन होती है तो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो किस रिलेशन के थ्रू हम समझ सकते हैं? फोर्स इज इक्वल्स टू Gmm अपॉन डी स्क्वायर। यानी कि जो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो क्या कहता है? वो हमें कहता है कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के मास का जब हम प्रोडक्ट ले लेते हैं, एंड इनके बीच में जो डिस्टेंस है उनके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। अभी देखो, फोर्स क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके मास के? ऑब्जेक्ट ए के मास के, और ऑब्जेक्ट बी के मास का जब हम प्रोडक्ट ले लेंगे तो इन दोनों के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के बीच का फोर्स। यानी कि जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट का मास होगा ए और बी का, उतना ही ज्यादा इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने वाला है, राइट। अब यहाँ पे देखिए जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारा इन दोनों ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस का स्क्वायर ले लिया है हमने यहाँ पे, ठीक है, डिस्टेंस का स्क्वायर। यानी कि जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में, उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होने वाला है? कम होने वाला है। यही चीज हम मैग्नेट के केस में भी देखते हैं। हमें पता है जो मैग्नेट्स हैं वो आपस में एक दूसरे को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। हमने लोअर स्टैंडर्ड्स में ये सब कुछ पढ़ा है, एंड डिटेल में हम मैग्नेटिज्म जो है क्लास 10th में भी पढ़ने वाले हैं। अभी लेट कर लीजिए कि मेरे हाथ के अंदर दो मैग्नेट्स हैं, राइट। अब अगर इन दोनों मैग्नेट्स को मैं पास रखूंगी तो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो एक दूसरे को पुल करेंगे, राइट, अट्रैक्ट करेंगे। अगर मैंने दूर कर दिया, ठीक है, बहुत ज्यादा दूर कर दूंगी तो वो अट्रैक्ट नहीं कर सकते। बट अगर मैं इतना पास रखा हुआ है, इसको मैं छोड़ भी दूंगी इस हाथ में, मान लीजिए कोई मैग्नेट है मेरे हाथ में, तो वो जाके चिपक जाएगी इसके पास, क्योंकि डिस्टेंस कम है तो इस वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। क्या ये चीज क्लियर हुई? ठीक है, अब हम इसको आगे देखेंगे। देखो, अकॉर्डिंग टू द, वैसे तो मैं आपको बता चुकी हूँ, एक बार इसको थ्योरी में कैसे लिखेंगे हम, अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि आपको एक्सप्लेन करना है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो आप कैसे लिख के आएंगे? देखिए, स्टेटमेंट भी देखेंगे आगे, और किस तरीके से डिराइव करना है, उसको प्रेजेंट कैसे करना है एग्जाम में, वो देख लेते हैं। एवरी मास इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट every other mass with the force which is directly proportional to। समझ में आया? कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस यूनिवर्स में, वो ऑब्जेक्ट दूसरी कोई भी अदर ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है, एंड वो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस। उन दोनों के मास के प्रोडक्ट के क्या है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर? मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, और मास के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ही, एंड डिस्टेंस के क्या है? देखो, डिस्टेंस के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, राइट। ये तो हो गई स्टेटमेंट, जो अभी हमने पीछे रिलेशन पढ़ा उसको इस तरीके से हम डिफाइन करेंगे। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया, फोर्स क्या है हमारा? किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? ये ऑब्जेक्ट ए का मास है और ये हमारा ऑब्जेक्ट बी का मास है, इन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट ए एंड बी, राइट। अब ये इस तरीके से हो गया है। देखो, इनको जब मैं इक्वेशन, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 है, इसको मान लेते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 दोनों को कंबाइन करूंगी तो क्या मिलेगा? क्योंकि दोनों ही क्या है? फोर्स है ना। अब हम इन दोनों को इक्वेट करके, कंबाइन करके इस तरीके से लिख सकते हैं कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m इंटू एम के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है d स्क्वायर के। अब हमें पता है जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट हमें लगाना पड़ता है।
यहाँ पे हमने क्या किया, फोर्स इज इक्वल्स टू कांस्टेंट हमने लगाया कैपिटल जी। अब ये जो कैपिटल जी है ना, इसको हमें समझना है आगे कि ये है क्या एग्जैक्टली, राइट। तो देखिए यहाँ पे m इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। एंड ये जो कैपिटल जी है ना, इसके ऊपर स्टार मार्क कर लो, इसको हमें समझना है। ये हमारा क्या हो गया है, फॉर्मूला हो गया है फाइनल। जब हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे एंड एक क्या आ जाएगा हमारे पास, कांस्टेंट आ जाएगा। ये तो हमें समझ में आ गया है कि ये जो जी है ना, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल जैसे एक मोल था, 1 मोल की वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो उसी तरीके से हमारे इस जी की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहने वाली है। ओके, अब एक बार देख लेते हैं। देखो मास मैंने वैसे ही आपको बता दिया है, जो कैपिटल एम है वो ऑब्जेक्ट ए का मास है, जो स्मॉल एम है वो किसका मास है, किसी भी ऑब्जेक्ट बी का मास हो सकता है। जो डी है वो दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। और जो फोर्स है, जो एफ है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इन दोनों के बीच का फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो जी क्या है, जी इज द कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है इसको, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसकी जी की वैल्यू कितनी है, जैसे 1 मोल की वैल्यू फिक्स है, तो इस ग्रेविटेशनल कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। साथ में ना इसकी यूनिट भी आपको याद रखनी है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ वैल्यू याद नहीं रखेंगे, इसकी यूनिट भी याद रखेंगे। यहां से एक एमसीक्यू क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि कैपिटल जी यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू बताओ। वैल्यू चलो याद है, और यूनिट भी डायरेक्टली आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में, तो आपको याद होना चाहिए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब ये यूनिट कहां से आई, कहां से आई ये यूनिट, हम समझ चुके हैं कि यूनिट को हम निकालते कैसे, यूनिट निकलती है उसके फॉर्मूला से। अभी हमने इसका फॉर्मूला देखा, फॉर्मूला क्या है, देखो फॉर्मूला था हमारा फोर्स इज इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर। तो यहाँ से हमें वैल्यू चाहिए, हमें यूनिट चाहिए इस कैपिटल जी की, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की हमें यूनिट चाहिए। तो अगर मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जी की वैल्यू निकालूंगी, जी का फॉर्मूला, कैपिटल जी का फॉर्मूला निकालूंगी, तो क्या आ जाएगा, देखो कैपिटल जी का फॉर्मूला आएगा हमारे पास एफ इंटू डी स्क्वायर अपॉन कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर्मूला यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकालने का, ठीक है। तो फोर्स की यूनिट हमें पता है कितनी होती है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, 1 न्यूटन लिख दो चाहे न्यूटन लिख दो, ठीक है। डी स्क्वायर क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं हम, मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं, ठीक है। तो मीटर से मेजर करते हैं, बट यहाँ पे डी का स्क्वायर है तो इसको भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अपॉन में m इंटू एम, मास है दोनों ही, kg इंटू kg कितना हो गया, देखो kg इंटू kg क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में क्या है, kg का स्क्वायर, kg स्क्वायर। तो इस तरीके से हम यूनिट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यूनिट जब भी निकालनी है, जरूरी नहीं है कि आपको इसका रट्टा मारना पड़े, याद हो जाएगी, क्योंकि बार बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो याद भी आपको रहेगी, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप भूल जाते हैं तो रटने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली, क्योंकि आपको फॉर्मूला तो याद है, तो आप वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। चीज़ें सिर्फ उतनी ही याद रखनी है जिसको हम फास्टली वहीं उसी एग्जाम के टाइम पे ही कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है रिलेशन बिटवीन न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा था हमने, क्या कहता है न्यूटन का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यही कहता है, ठीक है। तो रिलेशन देखना है हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दोनों ही न्यूटन ने दिए हैं। तो वो अपने इन दोनों लॉज को रिलेट करके देख रहे थे कि किस तरीके से आपस में इनके कुछ रिलेशन है या नहीं है, राइट। तो देखिए एक एक करके सारे पॉइंट्स हम देखने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, हमें पता है एवरी ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स, हर एक जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे के ऊपर लगाती है, राइट। देखिए यानी कि हमने इसके अंदर पढ़ा था F इज इक्वल टू माइनस एफ, यही पढ़ा था ना। माइनस क्या शो कर रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ये शो करता है, ये बात ये रिलेशन हमारा शो करता है। देखो एवरी ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स इक्वल एंड अपोजिट फोर्स
ऑन द अदर ऑब्जेक्ट बट इन द अपोजिट, भाई अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसी वजह से हमने क्या लिखा, -f लिखा है, राइट। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, एवरी मास इन यूनिवर्स अट्रैक्ट्स द एवरी अदर मास, एक ऑब्जेक्ट का मास दूसरी ऑब्जेक्ट की मास को आपस में क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, ये हमारा कहता है ग्रेविटेशन का लॉ, राइट। तो ये दोनों हमने एक बार स्टेटमेंट्स देख लिया, अब ये आपस में कैसे रिलेटेड हैं वो भी हमें चेक करना होगा। तो देखिए, in case of freely falling stone and earth, stone is attracted towards the earth, means earth attracts the stone, इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थ क्या अट्रैक्ट कर रही है, उस स्टोन को अट्रैक्ट कर रही है, यही क्या है, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है। बट अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से हम देखिए, अगर थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से देखिए तो तब क्या होना चाहिए, द स्टोन शुड ऑल्सो अट्रैक्ट द अर्थ, यही तो हमने देखा था, यही तो थर्ड लॉ कहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्टोन है उसको भी अट्रैक्ट करना चाहिए, किसको, अर्थ को। तो ऐसा हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, वही चीज हमें समझनी है। देखो अब हम समझते हैं, देखो सेकंड पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट मार्क करके एक स्टार लगा लेना, क्योंकि यहाँ से हम कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं कि हमें अर्थ का मूवमेंट किसी भी ऑब्जेक्ट की तरफ पे क्यों नहीं फील होता, क्यों नहीं दिखाई देता। इसका रीजन छुपा है इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के मास के अंदर। हमें पता है बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ है उससे हमें पता है कि जो मास होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और अगर मास क्या हो जाएगा, कम, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इसी वजह से, क्योंकि हमारा जो स्टोन है उसका मास बहुत कम है, इसी वजह से उस अर्थ का एक्सेलरेशन स्टोन की तरफ नहीं दिखाई देता है, हमें फील नहीं होता है। तो वैल्यू देख लेते हैं एक बार कितनी आती है। तो देखिए, जब अर्थ की तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करता है, यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे की तरफ हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट जा रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, तो उसकी वैल्यू कितनी आती है हमारे पास, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जबकि अगर कोई भी छोटा ऑब्जेक्ट अर्थ के साथ अगर हम उसका ले रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं, अर्थ एंड किसी भी अदर ऑब्जेक्ट का केस अगर कंसिडर करते हैं, तो उस केस में हमारा जो एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ टुवार्ड्स स्टोन या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास, 1.65 सॉरी इंटू 10⁻⁻24, इसको करेक्ट कर लेना, 10⁻⁻24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी ज्यादा छोटी है, फील ही नहीं होगी हमें इन कंपैरिजन टू, यहाँ पे देखो कंसिडरेबली हाई वैल्यू है ये हमारी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी वजह से हमेशा हमें अदर ऑब्जेक्ट्स की अर्थ की साइड पे मूवमेंट दिखाई देती है। क्लियर हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट था ये, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसके ऊपर, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंस क्या है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। यहाँ से भी बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। देखो वन बाय वन सारे के सारे एप्लीकेशंस देख लेते हैं हम। पहला इंपॉर्टेंस क्या है, फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ, अर्थ पे जो हम चल पा रहे हैं, हम बाइंड हैं, तो वो किसकी वजह से है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही है। आपने सुना होगा जब हम मून पे जाते हैं तो वहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो काफी कम है, इसी वजह से वहां पे जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो उड़ते रहते हैं, राइट, आपने पढ़ा होगा ये वाली चीज, ठीक है। तो जो फोर्स हमें अर्थ के ऊपर बाइंड करके रख रहा है, ग्राउंडेड रख रहा है, वो कौन है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, अर्थ के अराउंड जो मून का मोशन हो रहा है या अदर प्लैनेट्स का मोशन हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा है। द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, सन के अराउंड जो अर्थ मूव कर रही है वो भी किसकी वजह से है, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। जो टाइड्स आ रहे हैं, ठीक है, जवाहर बाटे जिसको बोलते हैं, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, टाइड्स आर ड्यू टू मून एंड द सन एंड ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑल्सो। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है फ्री फॉल ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जो स्मॉल जी है ना, ये क्या होता है, इसको समझेंगे। देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन हो रही है ना उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल जी से। अब स्मॉल जी एंड कैपिटल जी दोनों सेम नहीं है, दोनों में डिफरेंस है, उसको भी अभी समझने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले फ्री फॉल को समझते हैं। देखो क्या होता है,
व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड्स, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम ऊपर फेंकते हैं, कंसिडर कर लो एक बॉल को अगर मैंने ऊपर फेंका तो वो नीचे आएगी, नीचे तो आएगी ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स। थ्रोन अपवर्ड्स इट रीचेस सर्टेन हाइट, एक सर्टेन हाइट पे वो पहुंचेगी पहले, देन इट स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन टुवर्ड्स द अर्थ की साइड पे फिर से आने लगेगी। इट इज बिकॉज ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट ऑन इट, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट फिर से एक सर्टेन हाइट पे रीच करने के बाद फिर से वापस आने वाली है किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर। तो वो किसकी वजह से हो रहा है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा है। दिस फॉल, ये जो गिर रही है ना बॉल या किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट हमारी, दिस फॉल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, राइट। तो फ्री फॉल क्या है ये आपसे पूछा जा सकता है, आपको ये दोनों पॉइंट्स उसके अंदर मेंशन करके आने हैं, लिख के आने हैं, राइट। अब देखो ड्यूरिंग दिस फ्री फॉल के टाइम पे डायरेक्शन डू नॉट चेंजेस बट वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंजेस। अब ये जो है ना ये वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपके न्यूमेरिकल्स के अंदर काम आ सकता है। ड्यूरिंग दिस फ्री फॉल डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, डायरेक्शन डू नॉट चेंजेस बट वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंजेस, ठीक है, विच इज कोल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन, एंड इट इज डिनोटेड बाय जी, यानी कि लॉज ऑफ मोशन, या फिर हमने जो फर्स्ट चैप्टर देखा था मोशन, उसके अंदर जो हम एक्सेलरेशन जो हमने पढ़ी थी ए से, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, इस चैप्टर में उस ए को हम क्या लिखेंगे, ग्रेविटेशन के अंदर जो ग्रेविटेशन वाला चैप्टर है इसके अंदर ए को क्या लिखेंगे, जी लिखेंगे। इस चीज को मार्क कर लेना कहीं पे, ठीक है, स्टार मार्क कर लो, एक को क्या लिखेंगे, जी लिखेंगे, राइट, समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो इट्स यूनिट इज सेम एज एक्सेलरेशन, क्योंकि ये है तो एक्सेलरेशन ना, बट ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन हो रही है तो हमने इसका सिंबल चेंज कर दिया, स्मॉल ए को क्या लिख दिया हमने, स्मॉल जी से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब है तो ये एक्सेलरेशन ही, तो यूनिट तो सेम ही रहेगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रहेगी, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, देखो वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो ये जो जी की वैल्यू है ये अर्थ के सरफेस पे कितनी होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ अभी हम देखने वाले हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आपसे स्मॉल जी की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को आपसे एक्सप्लेन या फिर डिफाइन कराया जा सकता है, तो आप क्या लिखोगे, ये क्या है, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है प्रोड्यूस्ड इन अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल और ग्रेविटेशनल फोर्स, इसी को ही क्या कहते हैं हम, स्मॉल जी कहते हैं। इसकी वैल्यू अब हमें देखनी पड़ेगी, चेक करनी पड़ेगी अर्थ के ऊपर कितनी होती है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल जी, इसको स्मॉल जी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ की साइड पे, अर्थ का जो सेंटर है ना उसकी साइड पे पुल होने की कोशिश करती है हमारी कोई भी ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, देखिए अब वैल्यू ऑफ जी को हमने सरफेस के ऊपर फाइंड आउट करना है, उसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स देखने पड़ेंगे, रिप्रेजेंट जिस तरीके से हम उसको करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे हम देखेंगे, देखो जो हमारा ME से रिप्रेजेंट करने वाले हैं मास ऑफ अर्थ को, ठीक है, मास ऑफ अर्थ को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल M और नीचे छोटा सा E लगा देंगे। स्मॉल m से रिप्रेजेंट करने वाले हैं हम मास ऑफ ऑब्जेक्ट को, ठीक है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। R क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, कैपिटल R इज रेडियस ऑफ अर्थ। ये जो रिप्रेजेंटेशंस हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आप चेंज भी कर सकते हो, बट नॉर्मली बाय कन्वेंशन हम यही वाली इसी तरीके से ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं, ड्यू टू फोर्स, ठीक है, ओके। तो फोर्स हमें पता है, फोर्स को हम F से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। बट अब हम ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ये कौन सा है, ग्रेविटेशन वाला चैप्टर है, तो ए को किससे रिप्लेस कर देंगे, जी से, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो F इज इक्वल्स टू mg हो जाएगा, एंड दिस g इज व्हाट, 9.8 आने वाली है, इसकी वैल्यू आपको पता भी होगा, ठीक है। अभी हम फाइंड आउट करते हैं, देखो ओके, जो हमारा फोर्स का फॉर्मूला होता है, ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला है जो अभी हम पढ़ के आए थे पीछे, देखो क्या था, F फोर्स इज इक्वल्स टू G m
अपॉन आर स्क्वायर। अब ये जो हमारा फॉर्मूला है F इज इक्वल्स टू जी एम ई इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर, इसमें F क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैपिटल G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू अभी मैंने आपको बताई थी, एंड एम ई इज मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड आर स्क्वायर इज, आर क्या है हमारा, आर है रेडियस ऑफ अर्थ, राइट। तो ये फॉर्मूला अभी हम देखने वाले हैं। ओके, देखो इक्वेट करेंगे, हमें पता है अभी हमने क्या देखा था, देखो F इज इक्वल्स टू क्या देखा था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, कैपिटल G, एम ई इंटू स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर, यही देखा था। हमें पता है एक तो इक्वेशन ये हो गई हमारी, दूसरी इक्वेशन क्या हो गई, F इज इक्वल्स टू एम जी, राइट, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एम ए की जगह पे हमने क्या लिख दिया है, एम जी लिख दिया है। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को जब मैं इक्वेट करूंगी, ठीक है, दोनों क्योंकि फोर्स के ही फॉर्मूलाज हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे F की जगह पे मैं एम जी लिख सकती हूँ, तो एम जी इज इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा, राइट। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, स्मॉल m को भेज देंगे इधर, ठीक है, इधर भेजते ही क्या होगा, देखो इसको करके देखते हैं एक बारी, एम जी, वैसे तो आप समझ गए होंगे, इतने तो आप समझदार हैं, बट कोई बात नहीं, एक बारी करके देख लेते हैं। अपॉन यहाँ से हमने क्या किया, देखो यहाँ पे आर स्क्वायर तो है ही है, मैंने क्या किया, ये m को यहाँ से उठा के और अपॉन में भेज दिया इसके, तो ये कैसा दिखेगा हमें, ये हमें कुछ ऐसा दिखेगा, इसके मल्टीप्लिकेशन में आ गया आर स्क्वायर के। अब इस m से ये m क्या हो गया, कट हो गया, तो अब क्या फॉर्मूला बन गया हमारा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हमने यहाँ पे फॉर्मूला निकाल लिया, देखो कैपिटल G, ठीक है, इनटू एम ई मास ऑफ अर्थ, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला हमारा किसका आ गया है, स्मॉल जी का, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला आ गया है। अब हमें पता है जी की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, सॉरी जी की वैल्यू तो, स्मॉल जी की वैल्यू तो हमें निकालनी है, हमें कैपिटल जी की वैल्यू पता है, ठीक है, मास ऑफ अर्थ हमें पता है, रेडियस ऑफ अर्थ भी हमें पता है। इन तीनों वैल्यूज को हम पुट करेंगे इस फॉर्मूला के अंदर एंड स्मॉल जी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। जी की, कैपिटल जी की, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यूनिट के साथ याद रखना भाई इसको, ऐसे नहीं, ठीक है। अब मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ भी आपको इस चैप्टर के अंदर याद रखना पड़ेगा। अगर कोई न्यूमेरिकल आएगा तो आपको मास ऑफ अर्थ एंड जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो मैक्सिमम टाइम ऐसा हो सकता है कि ना दिया जाए, दे भी दिया जाए, ठीक है, और ऐसा हो सकता है कि ना दे, क्योंकि इसको जो एग्जामिनर है वो सपोज करके चलेगा कि आपको याद है, ठीक है। तो मास ऑफ अर्थ कितना होता है, 6 इंटू 10⁻24 kg, एंड जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो कितना है, 6.37 इंटू 10⁻6, ठीक है। तो इन तीनों वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट करेंगे एंड जब जी को, स्मॉल जी की वैल्यू को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगी, जिसको हम कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए काफ़ी बार क्या ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले लेते हैं। अब न्यूमेरिकल्स के अंदर अगर आपको दे नहीं रखा कहीं पे, ठीक है, अगर आपको कहीं पे दे नहीं रखा कि जी की वैल्यू आपको 9.8 लेनी है, उस केस में आप जी की वैल्यू कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 10 भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो इस चीज को अगर आपको कहीं पे लिख रखा है ना न्यूमेरिकल में स्पेसिफिकली कि आपको जी की वैल्यू 9.8 ही लेनी है, वहां पे अगर आपने 10 ले ली तो फिर गड़बड़ है, वहां पे आपको 9.8 ही लेनी पड़ेगी, राइट। तो ये जो डेरिवेशन है वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में, आपको ये आना चाहिए, आपको 2-3 बार इसको ना नोटबुक में अपना प्रैक्टिस करके देख लेना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, हमें पता है। स्मॉल जी क्या है हमारा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला हमारा क्या आ गया है, एक और फॉर्मूला, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इन तीनों चीजों का रिप्रेजेंटेशन पता है, राइट। नेक्स्ट हमें देखना है, अब दोनों जी हो गई, कैपिटल जी हो गया, एक स्मॉल जी हो गया, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है उसको भी समझ लेते हैं। देखो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसको हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, कैपिटल जी जिसको हम यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं,
6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब तक तो याद हो गया होगा, इतनी बार मैंने इसको अब तक बोल लिया है, ठीक है। देखो, इट्स वैल्यू रिमेन कांस्टेंट ऑलवेज एवरीवेयर, हर एक जगह पे जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू, क्योंकि ये कांस्टेंट है ना, हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के जो कांस्टेंट लिया था ये वही है, तो इसकी वैल्यू तो सेम ही रहेगी, इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, राइट। अच्छा, अब इसकी जो यूनिट है वो कितनी है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, राइट। अब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, उसकी तो डायरेक्शन है, हमें पता है, ठीक है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। कहाँ है, अर्थ की साइड पे जाती है ना कोई भी चीज अगर गिरती है तो, राइट। अब इसकी जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है जी, ओके। इट्स वैल्यू वेरीज एट वेरियस प्लेसेस, डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट वैल्यू होती है स्मॉल जी की। मून पे जो जी की वैल्यू है वो अलग है, ठीक है। जी की वैल्यू सरफेस ऑफ अर्थ पे कितनी है, 9.8 है, बट मून पे 9.8 नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अलग अलग प्लैनेट्स पे, अलग अलग सरफेस पे हमारी जी की वैल्यू वेरी करती है, सेम नहीं होती है। क्लियर, ओके। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, प्रैक्टिस टाइम हमारा आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, इफ टू स्टोन्स, दो स्टोन है, एक है 150 ग्राम्स का, दूसरा है हमारा 500 ग्राम्स का, आर ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, विच स्टोन विल रीच द सरफेस ऑफ अर्थ फर्स्ट एंड वाई। तो ऐसा कौन सा वाला जो स्टोन है वो पहले सरफेस, अर्थ सरफेस के ऊपर गिरेगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम जो 500 ग्राम्स वाला है ना वो पहले गिर जाएगा। अगर मान लो, लेट कर लेते हैं, हमारा एक स्टोन है, स्टोन ए, इसका जो मास है ना कितना है, हमें कितना गिवन है, 150 ग्राम्स गिवन है, ठीक है। दूसरा हम ले लेते हैं हमारा स्टोन बी, ठीक है। स्टोन बी का मास कितना गिवन है हमें, 500 ग्राम्स, 500 ग्राम, ठीक है, ठीक है जी। अब पूछा है कि इन दोनों में से जब हम इनको ड्रॉप करेंगे तो कौन पहले सरफेस के, अर्थ के सरफेस के ऊपर आके गिरेगा। जिसके दिमाग में आ रहा है कि स्टोन ए जो है, सॉरी स्टोन बी जिसका मास 500 ग्राम्स है वो पहले आके गिरेगा अर्थ के सरफेस पे, वो पहले मुझे कमेंट करके बता दो कि हमें तो ऐसा लग रहा है, ठीक है। पहले कमेंट कर दो, फिर मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ, ठीक है। इसका आंसर काफी सरप्राइजिंग है। इसका आंसर आएगा कि दोनों सेम टाइम पे पहुंचेंगे, दोनों इक्वली पहुंचेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक पहले एक बाद में पहुंचेगा, दोनों इक्वल ही पहुंचेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसकी जो स्पीड है, स्टोन गिरने की जो स्पीड है हमारी, वो मास के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रही है। क्यों नहीं डिपेंड कर रही, देखिए हमने फॉर्मूला क्या देखा, देखो अभी हमने फॉर्मूला देखा है मास का। डायरेक्टली हम फोर्स के फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं। F इज इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, यही था फॉर्मूला, ठीक है। हमने क्या किया, देखो F के जगह पे मैंने लिख दिया है यहाँ पे एम जी इज इक्वल्स टू जी एम इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। मैं फिर से यहाँ से ये जो स्मॉल m है इसको यहाँ से हटाती हूँ, मैं इसको अपॉन में उस साइड पे मैं लेके गई तो ये आ गया मेरा m, इस m से ये m कट हो गया। तो स्मॉल g की जो वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m एंड r स्क्वायर। तो ये जो g है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो दोनों केस में ही सेम लगेगी, उन दोनों की दोनों स्टोन्स के ऊपर, स्टोन a एंड स्टोन b। ये स्टोन के उस ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती। कहाँ पे आपको स्मॉल a दिखाई दे रहा है फॉर्मूला के अंदर, है ही नहीं। किसके ऊपर डिपेंड कर रही है ये, एक तो अर्थ के रेडियस के ऊपर जो कि हमारा कांस्टेंट रहेगा, जी भी कांस्टेंट है, और मास ऑफ अर्थ भी हमारा कांस्टेंट है, यानी कि मास ऑफ अर्थ के ऊपर ये डिपेंड कर रही है। और वो दोनों ही केसेस में, केस ए एंड केस बी, दोनों केसेस में मास ऑफ अर्थ तो कांस्टेंट है, वो तो सेम ही रहेगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब दोनों में सेम आ रही है, सेम एक्सेलरेशन से जब वो नीचे आ रहे हैं तो दोनों सेम टाइम पे पहुंचेंगे, राइट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो नेक्स्ट है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन, हमने पढ़ी थी, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी हमारी, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ठीक है, ये पढ़ी थी। और क्या पढ़ी थी, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, ये पढ़ी थी। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी हमारी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन हम पढ़ के आ चुके हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स के अंदर, राइट, मोशन वाले चैप्टर के अंदर। तो अब ना
हमें ग्रेविटेशन के केस के अंदर जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स को कंसिडर करेंगे तब हमारी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको हम थोड़ा सा चेंजेस करने वाले हैं। मोशन तो हो रहा है ना, तो जो न्यूटन की इक्वेशंस हैं ये मोशन को लेकर ये सेम ही रहेंगी, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा, जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है ग्रेविटेशन को जब हम कंसिडर करेंगे तो दिस एक्सेलरेशन इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम इस ए को किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, जी से रिप्रेजेंट कर देंगे। डिस्टेंस कवर्ड, यहाँ पे डिस्टेंस हमेशा कैसे होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट है नीचे जा रही है अर्थ की साइड पे, ठीक है, तो उस जो डिस्टेंस कवर्ड है उसको हम लिखेंगे h, हाइट, ठीक है, s को रिप्रेजेंट करेंगे हम h से, हाइट से। क्लियर हुआ? ओके, बस इतना सा ही चेंज है इसके अंदर, और कोई चेंज नहीं है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर कोई बॉल है उसको मैंने ऊपर फेंका तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी को हम u से ही रिप्रेजेंट करेंगे एंड उसकी फाइनल वेलोसिटी को हम v से ही रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, बस इतने ही चेंजेस हैं। अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन को देखते हैं, ठीक है। तो देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को क्या लिख दिया हमने, एक जगह पे लिख दिया g, तो क्या हो गया v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। सिंपल, a को किससे रिप्रेजेंट कर दिया, किससे रिप्लेस कर दिया, स्मॉल g से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। नेक्स्ट देखिए s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर था हमारा, वहां पे हमने s को रिप्लेस कर दिया है h से, क्योंकि h हाइट, वही तो डिस्टेंस कवर हो रहा है हमारा। यू टी प्लस में हाफ ए की जगह पे जी लिख दिया है, तो क्या फॉर्मूला बन गया हमारा, h इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ जी टी स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं, देखो रिलेशन बिटवीन v एंड u, यानी कि इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी में देखते हैं तो क्या बनेगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2gh, ठीक है। क्या किया, 2as था ना हमारा, 2as था, तो क्या कर दिया यहाँ पे a की जगह पे g और s की जगह पे क्या कर दिया, h कर दिया। तो ये तीनों इक्वेशन हमारी हो गई है, ठीक है। ग्रेविटेशन के हिसाब से हमने इसके अंदर थोड़े थोड़े चेंजेस कर दिए, राइट। देखो अब केस 2 कंसिडर करते हैं। केस 2 में हमने क्या लेना है, देखो when the object is falling from rest position means initial velocity क्या हो गई है यहाँ पे, 0। जब initial velocity u की वैल्यू 0 हो जाएगी तब इक्वेशन ऑफ मोशन को हम उसी तरीके से चेंज कर देंगे। वैसे तो ये केसेस करवाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप डायरेक्टली उन इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर u की वैल्यू को 0 डाल दोगे तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था ना, फॉर्मूला क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जिसको हम क्या लिख रहे थे, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी लिख रहे थे। u की वैल्यू क्या हो गई है यहाँ पे, u की वैल्यू 0 हो गई है, तो v क्या आ जाएगा, gt के इक्वल आ जाएगा। सिंपल, ये चेंजेस तो आप खुद भी कर सकते हो, ये आपको क्लियर हुआ, ठीक है। हाइट कन्वर्टेड, हाइट कवर्ड इन t सेकेंड्स, टाइम t सेकंड है अभी, ठीक है। t सेकंड में जो हाइट कवर हुई है वो कितनी होगी, जब हमारी v की वैल्यू कितनी है, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, तब क्या आ जाएगा फॉर्मूला h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। बस आपको u की वैल्यू 0 पुट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट u की वैल्यू 0 पुट करते ही क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू 2gh, बहुत ईजी कर सकते हो आप डायरेक्टली इसको, ठीक है। ओके, केस थर्ड देखेंगे अब। केस थर्ड क्या कहते हैं हमें, when an object is thrown vertically upward with the initial velocity u, ठीक है, the gravitational acceleration will be negative। तो ये इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। ये क्या कह रहा है आपको, ये कह रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हमने ऊपर की साइड पे फेंका वर्टिकली अपवर्ड विद द इनिशियल वेलोसिटी, इसकी क्या है, u है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, ऑब्वियसली बात है u से रिप्रेजेंट करेंगे, तब जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगी उसके ऊपर वो क्या होगी, माइनस जी होगी। उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वो नेगेटिव होने वाली है, माइनस जी होगी। इसके ऊपर स्टार मार्क करना, इसकी वजह से आपके न्यूमेरिकल्स गलत होने के चांसेस हैं, क्योंकि आप जी की वैल्यू माइनस में नहीं लोगे, ठीक है। तो पहले ही बता रही हूँ, ये पॉइंट आपके क्वेश्चंस गलत करवा सकता है। कैसे होता है देखो, ओके, वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या देखा था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी देखा था, ठीक है। ए टी को हमने जी टी कर दिया, ठीक है जी। अब मैं कह रही हूँ कि अगर वर्टिकली ऊपर फेंका है कोई भी ऑब्जेक्ट को, अब जो जी की वैल्यू वहां पे लग रही होगी वो क्या लगेगी हमारी, माइनस जी हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, ऊपर फेंकी उस टाइम पे, ठीक है, ऊपर फेंक दिया मैंने इसको, अब भी तो इसके ऊपर कोई जी की वैल्यू लग रही है ना, तो वो जो जी की वैल्यू होगी वो माइनस में हम लेंगे, क्योंकि डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट जा रही है ऊपर, फोर्स हमने ऊपर लगाया, बट जो जी की वैल्यू लग रही है वो नीचे की साइड पे लग रही है अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस 9.8 रखेंगे। यहाँ पे मैंने प्लस, यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे माइनस जी लगा दिया, तो वही साइन चेंज, सिंपल मैथमेटिक्स आप कर सकते हो। फॉर्मूला क्या बन गया, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। अब इनको अलग अलग फॉर्मूलाज को रटने की जरूरत नहीं है,
हमें इक्वेशन ऑफ मोशन याद है, मैंने आपको बता दिया कौन से वाली चीज को किससे रिप्लेस करना है, आपको समझ में आ गया। बस अब न्यूमेरिकल देखना है, आपको क्वेश्चन देखना है, सिचुएशन देखनी है, उस तरीके से इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर ही चेंजेस करने हैं। अलग से v इज टू यू माइनस जी टी को रटने मत बैठना, बहुत फॉर्मूलाज हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाओगे, गलत करके आओगे, ठीक है। सिचुएशन देखना, बस सिचुएशन को देखते हुए क्या लगा देना, चेंजेस कर देना बस। उसी तरीके से नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, माइनस लगाना है बस हमने जी के आगे, क्या हो जाएगा h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। उसी तरीके से ये भी क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, राइट। हमने सिचुएशन के हिसाब से चेंजेस कर दिए, बस क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, देखो मास क्या होता है। मास और वेट के अंदर ना डिफरेंस होता है कुछ। हम कहते हैं कि मेरे अंदर इतना वेट है, मेरे अंदर इतना मास है, तो दोनों वर्ड्स को काफ़ी बार क्या करते हैं कि एक दूसरे की जगह पे यूज़ कर लेते हैं, बट ये गलत है। साइंटिफिकली अगर हम देखें तो मास और जो हमारा वेट है वो दोनों अलग होता है। मास का मतलब वेट नहीं होता, दोनों इक्वल नहीं होते हैं। तो देखते हैं, देखो मास होता क्या है। मास ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन इट, ठीक है। मास क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना, उस बॉडी के अंदर कितना मास कंटेन्ड है, कितने पार्टिकल्स के साथ वो बना हुआ है, कितना मास उसके अंदर कंटेन्ड है, उसको हम क्या कहते हैं, मास कहते हैं। क्लियर। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है, विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। अब मैंने पहले ही लिख दिया कि स्केलर है तो डायरेक्शन तो नहीं होगी, हमें पता है सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसके वो कितनी पार्टिकल्स से बना हुआ है, कितना मास उसके अंदर कंटेन्ड है, उसी को ही हम क्या कहते हैं, उसका मास कहते हैं सिंपली, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ मास कितना होता है, किलोग्राम्स होता है, विच इज रिटन इन द शॉर्ट फॉर्म ऑफ केजी, पता है हमें, सिंपल चीज, ठीक है। ये पॉइंट को स्टार मार्क करेंगे। मास ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एक जगह से दूसरी जगह पे जो मास है वो चेंज नहीं होता है, क्लियर। बट जो वेट है वो चेंज हो जाता है। मैं कह रही हूँ कि मेरा मान लो वेट कितना है, लेट कर लेते हैं 60 kg मेरा वेट है, ठीक है नहीं बाकी, ठीक है, एग्जैक्ट आपको मैं बताऊंगी नहीं कितना है, तो 60 kg मैंने लेट कर लिया, ठीक है, ओके। अब ये जो 60 kg है ना, ये मेरा अर्थ सरफेस के ऊपर मान लीजिए वेट है, मून के ऊपर कितना होगा, 1/6 हो जाएगा अर्थ के ऊपर जितना वेट है उससे, तो 1/6 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 10 kg। यानी कि मेरा वेट मून के ऊपर कितना हो जाएगा, 10 kg हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, इतना कम। तो क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि मैंने आपको बताया जो हमारा स्मॉल जी की वैल्यू है वो मून के ऊपर अलग है, सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर अलग है, वो वेरी करती रहती है। आपका जितना भी वेट है अर्थ सरफेस पे, अगर मून पे अगर हम देखेंगे तो मून पे उसका कितना होने वाला है, 1/6, यानी कि 6 से डिवाइड कर लेना, उतना वेट आपका होने वाला है मून पर, ठीक है, मून के सरफेस पे। तो अब मुझे कमेंट्स करके बताना सभी बच्चे कि आपका मून पे कितना वेट है, ठीक है, मुझे अर्थ पे कितना है, अर्थ सरफेस पे कितना है मुझे नहीं जानना, आप मुझे ये बताइए कि आपका मून के सरफेस पे कितना वेट है, राइट। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, देखो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। मास ऑफ बॉडी इज यूजुअली डिनोटेड बाय स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ठीक है, ओके, ये तो ठीक है। मास ऑफ बॉडी कैन नॉट बी जीरो, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी का जो मास है वो जीरो तो नहीं हो सकता ना, वो किसी ना किसी चीज से तो बनी है, तो कुछ ना कुछ तो उसका मास होगा, मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। अब हम देखेंगे वेट क्या बना है, ठीक है, वेट को भी देख लेते हैं, जिसको अभी तक हम मास और वेट को एक ही चीज समझते आ रहे थे उसको भी समझ लेते हैं। देखो, the force with which the object is attracted towards the center of earth is called weight of that object, ठीक है, कितना ज्यादा डिफरेंस है ना वेट और मास के अंदर। मास क्या होता है हमारा, पार्टिकल कंटेन्ड इन दैट पर्टिकुलर बॉडी, जबकि जो वेट है वो क्या है, फोर्स है, ठीक है, विद विच द ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ, क्लियर, ओके। अब हमें पता है फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज ma, ठीक है। इन केस ऑफ अर्थ a क्या हो जाता है, g के इक्वल, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल हो जाता है, तो f किसके इक्वल हो गया, m इंटू g, यानी कि फोर्स इज इक्वल्स टू m मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके। ये दोनों फॉर्मूलाज हमें क्लियर है। अब क्या हुआ देखो, बट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ क्या है, बट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेट, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वही किसके इक्वल है, वेट के इक्वल है, यानी कि वेट इज इक्वल्स टू mg, ठीक है, और ये किसके इक्वल है, हमारे फोर्स के इक्वल है, ठीक है। तो समझ में आया,
फोर्स ही तो है वेट, उसी को ही तो हमने बोला। देखो डेफिनेशन में क्या लिखा है, द फोर्स विद विच द ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। उसी फोर्स का जो हमने फॉर्मूला देखा था वो mg देखा था, वही क्या है हमारा वेट है। तो ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है, क्लियर। तो यहां से हमारे पास वेट का फॉर्मूला निकल के आ गया है m इंटू स्मॉल g, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, देखो क्या हो गया, देखो वेट इज इक्वल टू mg, ठीक है जी। ये तो वेट इज द फोर्स एंड इट्स SI यूनिट इज न्यूटन, ठीक है, एंड इट डिपेंड्स अपॉन स्मॉल g एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा। डायरेक्शन कहाँ लग रही है, नीचे की साइड पे लग रही है ना, अर्थ की साइड पे पुल हो रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट है तो, कोई भी बॉडी है तो, ठीक है। तो यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो यहाँ पे जो डायरेक्शन होने वाली है वो कहाँ पे होने वाली है, टुवर्ड्स अर्थ, राइट। और क्या फॉर्मूला होगा, mg, F इज इक्वल टू mg, क्लियर। अब एग्जाम में काफी बार वेट एंड मास के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है, तो आपको कौन से पॉइंट्स मेंशन करने हैं, ठीक है। एक बार देख लेते हैं क्या डिफरेंस है। वैसे तो हमने देख लिया है क्या डिफरेंस है, बट एक बार फिर से सम अप कर लेते हैं चीजों को, ठीक है। तो मास देखिए, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर्ड बाय इट्स इनर्शिया। हमें पता है इनर्शिया क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। हम ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर लॉ ऑफ इनर्शिया के अंदर ये चीज पढ़ के आए हैं, ठीक है। मास क्या है, मेजरमेंट है इनर्शिया की, क्लियर है, ठीक है। वेट क्या है, वेट क्या है, देखो वेट इज इक्वल टू m इंटू जी, ठीक है। ये अभी हमने फॉर्मूला देखा इसका। नेक्स्ट पॉइंट देखो, मास क्या है, द टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट्स। वेट क्या है, ये एक ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो अट्रैक्शन हो रही है अर्थ की साइड पे, वो फोर्स क्या है हमारा, वो फोर्स है हमारा वेट, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन कांस्टेंट एट ऑल द प्लेसेस। मास क्या रहेगा, सेम, क्योंकि वो तो मैटर कंटेन्ड है ना, वो तो चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है स्मॉल g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा चेंज होता रहता है, वैल्यू उसकी कांस्टेंट नहीं होती, वेरी होती रहती है, राइट। नेक्स्ट देखिए, मेजरमेंट ऑफ मास इज डन बाय यूजिंग पेन और बीम बैलेंस, ठीक है। जो मास को हम बैलेंस करते हैं, जो मास को मेजर करते हैं, वो किससे करते हैं, बीम बैलेंस से हम मेजर करते हैं, ठीक है। देखिए, मेजरमेंट ऑफ वेट इज डन बाय यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस आप अपने लेबोरेटरी में जब जाओगे तो आप देख सकते हो, बीम बैलेंस एंड स्प्रिंग बैलेंस दोनों ही आप चेक करके आना, ठीक है। तो वेट को हम मेजर करते हैं स्प्रिंग बैलेंस से, ठीक है। ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, इसका एक डायग्राम सा भी आता था क्लास 8th में शायद, ठीक है। तो आपने ये देख रखा होगा, अगर नहीं देखा है तो लैब में जाके आप इसको देख सकते हो, ठीक है, चेक कर सकते हो। मास डज नॉट चेंजेस इवन द वैल्यू ऑफ g इज जीरो एट एनी प्लेस, ठीक है। अगर कहीं पे वैल्यू g की जीरो भी होगी तो भी हमारा जो मास कंटेंट है, मास की वैल्यू सेम ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि मास स्मॉल g के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है। जबकि अगर वेट है, वेट के केस में वेट जीरो हो जाएगा अगर g की वैल्यू जीरो है, क्योंकि वेट इज इक्वल टू m इंटू जी, जी जीरो, तो उसको किसी चीज से मर्जी आप मल्टीप्लाई कर लो, वैल्यू ऑफ वेट कितनी आएगी, जीरो ही आएगी, क्लियर। नेक्स्ट हमें देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ g। कौन कौन से फैक्टर्स है जो स्मॉल g की वैल्यू को अफेक्ट कर सकते हैं। देखो, अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। अर्थ जो है वो परफेक्ट स्फीयर नहीं है, कुछ इस तरीके का होता है हमारा, चपटी सी होती है, ज्यादा चपटी बना दी है, कुछ ऐसी सी होती है हमारी धरती माता, ठीक है, ऐसे चपटी सी होती है हमारी, एक एग्जैक्ट स्फीयर तो नहीं है, परफेक्ट स्फीयर तो नहीं है। द रेडियस ऑफ अर्थ इंक्रीजेस व्हेन वी गो फ्रॉम पोल्स टू द इक्वेटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये इस तरीके से होती है हमारे पास अर्थ, ठीक है। तो रेडियस हमारा वेरी करता है, ठीक है। अगर पोल्स की बात करते हैं तो अलग, इक्वेटर की बात करते हैं तो अलग, राइट। तो इसी वजह से जो जी की वैल्यू है वो भी क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। देयरफॉर वी कैन take g as constant at the surface of earth or closer to it, but as we move away from the earth, अर्थ से जब हम दूर जाते हैं तब हमें इक्वेशन कौन सी यूज करनी पड़ती है इसकी, स्मॉल g is equals to gm upon d square for solving the problems। सरफेस के ऊपर है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो सरफेस के ऊपर है, अर्थ के सरफेस के ऊपर है, तब तो हम उसको रेडियस ही कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। जो डी स्क्वायर है ये क्या था, हमारे दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस था। अगर ऑब्जेक्ट ए
अर्थ के सरफेस के ऊपर ही है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल। इसी वजह से हमने इसको क्या कंसिडर कर लिया था, कैसा कंसिडर कर लिया था, अर्थ का रेडियस के इक्वल। बट यहाँ पे अगर जितना हम ऊपर जाते जाएंगे सरफेस से, तब हमें जी की वैल्यू क्या यूज करनी पड़ेगी, जी का फॉर्मूला Gm/d²। तो इस चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है, थ्रस्ट एंड प्रेशर। क्या होता है थ्रस्ट एंड प्रेशर, तो देखते हैं, समझेंगे, डेफिनेशन देखेंगे। द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। परपेंडिकुलर जो लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट के, उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं। द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। एक यूनिट एरिया में जो उसका इफेक्ट आता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। इन दोनों चीजों को कंफ्यूज मत होना, एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो क्या होता है थ्रस्ट, द फोर्स, थ्रस्ट क्या है, फोर्स है, एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर जो परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है ना, वो परपेंडिकुलर फोर्स क्या है, हमारा थ्रस्ट है। ठीक है जी। द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया पे जो उसका थ्रस्ट का जो इफेक्ट आ रहा है उसको हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। प्रेशर को रिप्रेजेंट करेंगे हम यहाँ पे कैपिटल P से। तो फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, ये फॉर्मूला लाइफ टाइम के लिए याद कर लेना। बेसिक फॉर्मूला है हमारा प्रेशर का, काफी बार आगे यूज होगा, आगे तो होगा ही होगा, इस चैप्टर के अंदर भी यूज होने वाला है। ठीक है, तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो, प्रेशर को हमने P से रिप्रेजेंट कर दिया, फोर्स को F से रिप्रेजेंट करते हैं, एरिया को हमने E से रिप्रेजेंट कर दिया, सिंपल। ठीक है, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। थ्रस्ट समझ में आ गया क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स क्या है, थ्रस्ट है। पर यूनिट एरिया पे जो हमारा इफेक्ट फील हो रहा है थ्रस्ट का, उसको हम क्या कह देते हैं, प्रेशर। तो फॉर्मूला क्या हो गया प्रेशर का, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स जो लग रहा है वो परपेंडिकुलर फोर्स जो एक यूनिट एरिया के ऊपर लग रहा है उसको हम क्या कह देते हैं, प्रेशर कह देते हैं। क्लियर, ओके। अब हम इसकी देखेंगे एसआई यूनिट। यूनिट कैसे देखते हैं हम, फॉर्मूला से। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया है ना, फोर्स क्या होता है, न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन है। ठीक है, और एरिया की यूनिट क्या होती है, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। तो क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ढंग से लिख लेते हैं इसको, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, यूनिट ऑफ प्रेशर, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, स्टैंडर्ड यूनिट, राइट। ओके, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। पास्कल भी होती है एसआई यूनिट। ठीक है, पास्कल को हम रिप्रेजेंट करते हैं पीए से। पीए से किससे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, पास्कल को। दो ऐसे यूनिट मैंने आपको बता दिए, पास्कल एंड दूसरा क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। ओके, नेक्स्ट देखो, प्रेशर डिपेंड अपॉन टू फैक्टर्स। दो फैक्टर्स है जिसके ऊपर प्रेशर डिपेंड करता है। पहला है फोर्स अप्लाइड, ठीक है, अप्लाइड फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा है एरिया ऑफ सरफेस ओवर विच फोर्स एक्ट्स। ठीक है, अभी हमने फॉर्मूला से ही हमें समझ में आ रहा है कि दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, देखो क्या था, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो पहला फैक्टर क्या हो गया हमारा, फोर्स। तो प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, एंड एरिया के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना कम क्या लगने वाला है, प्रेशर लगने वाला है। अब हम इसका कुछ एप्लीकेशन पार्ट देखने वाले हैं, जहां से कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपसे बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दो फैक्टर्स है, फॉर्मूला से हमें ये चीज समझ में आई, एक तो फोर्स है, दूसरा है हमारा एरिया, राइट। ओके, तो ये स्कूल बैग यहाँ पे मैंने क्यों दिखाया है अभी हम देखेंगे। देखो, अगर मान लेते हैं अगर ये जो स्कूल बैग का जो पीछे का स्ट्रैप है ये बहुत पतला होता, इतना पतला होता, और आपको ये टांग के इतनी भरी धूप में आपको जाना पड़ता स्कूल में, तो आपका क्या हाल होता। ठीक है, बहुत पतला होता अगर ये, तो लगता आपको, आपने कभी फील किया हो, अगर कोई बैग है, कोई कैरी बैग है, उसका जो हैंडल है ना, उसकी जो स्ट्रिंग्स है वो काफी पतले हैं और उसके अंदर सामान काफी ज्यादा है, तो आपके हाथ पे वो लगता है, यहाँ पे आपको लाल रंग के निशान भी हो जाते हैं, राइट, आपकी स्किन कटने लगती है। ठीक है, जबकि अगर वही आपका जो बैग का हैंडल है वो काफी थोड़ा सा थिक हो, ठीक है, चौड़ा हो, अगर एरिया ज्यादा हो, तब क्या होता है, तब वो आपको लगता नहीं है। ठीक है, तो ये जो डिपेंड कर रहा है फोर्स यानी कि प्रेशर, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, हमारा एरिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अभी हमने फॉर्मूला देखा प्रेशर का, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर एरिया ज्यादा होगा तो वो कम प्रेशर अप्लाई करेगा। मान लो मैंने बैग टांगा हुआ है, उसका जो स्ट्रैप्स हैं, जो उसकी स्ट्रिंग्स हैं, वो क्या है, काफी क्या है, चौड़ी है, उसका एरिया ज्यादा हो गया। एरिया ज्यादा होने की वजह से कम प्रेशर वो अप्लाई करेगा शोल्डर्स के ऊपर। इसी वजह से अच्छा बैग वही है, अच्छा स्कूल बैग वही है जिसके ये जो स्ट्रैप्स है वो काफी चौड़े होते हैं। ठीक है, तो हमेशा स्कूल बैग लेने जाओ तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, राइट। ओके,
द बेस ऑफ हाई बिल्डिंग इज मेड वाइडर सो दैट द हाइट्स ऑफ वॉल एक्ट ओवर अ लार्ज सरफेस एरिया एंड प्रेशर क्या लगे, लेस लगे। यानी कि कोई भी चीज़ हम रियल लाइफ में जब हम देखेंगे, बनाएंगे, चाहे बिल्डिंग्स बना रहे हैं, बैग का स्ट्रैप बना रहे हैं, तो हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि उसका जो एरिया है वो ज़्यादा हो, ज़्यादा एरिया होगा तो प्रेशर क्या लगेगा, कम लगेगा, बिकॉज वी नो दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, राइट। ओके, नेक्स्ट देखिए, स्कूल बैग वाला तो मैंने आपको समझा ही दिया है। स्कूल बैग्स आर हैविंग ब्रॉड स्ट्रैप्स सो दैट द वेट ऑफ स्कूल बैग फॉल्स ओवर लार्ज एरिया पे वो फॉल करे एंड कम प्रेशर, हमें लेस प्रेशर हमें फील हो, राइट, और वो हर्ट नहीं करे। ओके, ये क्या बना दिया, ये नाइफ हम जब लेते हैं तो काफी शार्प एजेस होते हैं इसके। तो एरिया की जब हम बात करते हैं तो कितना कम एरिया है। आई थिंक आपको ये कलर दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो हम ब्लैक कलर लेते हैं, देखो कितना ज्यादा कम एरिया है। वहीं जब हमने बैग देखा था तो बैग को हमने कितना चौड़ा लिया था उसका स्ट्रैप, यहाँ पे इसके एरिया को देखिए बहुत थिन है, बहुत थिन एरिया है, राइट। जब हम कट करते हैं नाइफ को तो नीचे का जिससे कट करें वो एरिया बहुत कम है ना। एरिया कम होने से क्या होगा, क्या फॉर्मूला था, देखो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला देखते हैं अभी। प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। एरिया नाइफ के केस में क्या हो गया, कम, एरिया कम होने की वजह से प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा। कम फोर्स अप्लाई करने से ही बहुत हल्का सा हम ऐसे टच करेंगे और फ्रूट के अंदर क्या लग जाएगा, कट, वेजिटेबल क्या हो जाएंगी, कट हो जाएंगी। हमें ज्यादा प्रेशर वहां पे नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। एरिया कम हुआ, प्रेशर क्या बढ़ गया हमारा, एकदम से बढ़ गया, तो हमें बहुत कम एनर्जी लगानी पड़ेगी, बहुत कम हमें फोर्स लगाना पड़ेगा और हमारी वेजिटेबल्स क्या हो जाएंगी, कट हो जाएंगी। अब देखिए, अगर एरिया कम है तो क्या होगा, फोर्स अप्लाई करते ही, ठीक है, इट प्रोड्यूसेस लार्ज प्रेशर एंड कट द ऑब्जेक्ट इजीली। तो ये हमारा एप्लीकेशन पार्ट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इजी है। नेक्स्ट हमें जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है बायोन्सी, ठीक है। बायोन्सी क्या होती है, डेफिनेशन देख लेते हैं, सबसे पहले समझ तो लेंगे ही, ठीक है। रियल लाइफ में ना आपने इन सभी चीजों को ऑब्जर्व किया हुआ है, ठीक है। अगर नहीं किया तो है ही है, बट एक बार फिर से, ठीक है, जब हम पढ़ रहे हैं तो साथ साथ एक बार फिर से इनको घर में जो एक्सपेरिमेंट्स पॉसिबल है आप उनको करके देख सकते हो, ठीक है। द अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज इमर्स्ड इनटू अ फ्लूइड इज कॉल्ड फोर्स ऑफ बायोन्सी। इसको हम क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ बायोन्सी भी कहते हैं। इस बीकर के अंदर देखिए हमने क्या ले लिए, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक क्यूबिकल ऑब्जेक्ट है जिसको हमने यहाँ पे इमर्ज कर दिया। जैसे ही इमर्ज किया तो यहाँ पे फ्लोट कर रहा है। ये जो फ्लोट कर रहा है, क्यों कर रहा है फ्लोट, इसका रीजन क्या हुआ, ये जो फ्लूइड है ना, ये इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, जो कि इसको फ्लोट करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। अब इसका जो कुछ ना कुछ वेट भी होगा, ये जो क्यूब हमने, जो ब्लॉक हमने लिया है, इसका कुछ ना कुछ वेट होगा। अब ये जो वेट है ग्रेविटी की वजह से नीचे अप्लाई करेंगे, ठीक है। फोर्स कहाँ पे लग रहा होगा, डायरेक्शन नीचे की साइड पे। W इज इक्वल टू एम इंटू जी, ये होगा, ठीक है। जबकि मान लीजिए ये आपका सरफेस ऑफ वाटर है, सरफेस ऑफ वाटर पे इसको हम जब इमर्ज करेंगे तो वाटर जो है, ये जो फ्लूइड है ना, ये भी क्या कर रहा है, इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके ऊपर सॉरी अपवर्ड एक फोर्स लगा रहा है, ठीक है। ये जो अपवर्ड फोर्स है इसको हम क्या बोलते हैं, बायोन्ट फोर्स कहते हैं। बायोन्ट फोर्स कह लो या फिर इसको अप थ्रस्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अप थ्रस्ट। तो ये हमारा क्या हो गया, बायोन्ट फोर्स हो गया, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, वेट कहाँ पे लगता है, नीचे की साइड पे लगता है, क्लियर। बायोन्ट फोर्स क्या है, देखो हमारा अपवर्ड डायरेक्शन वाला फोर्स है जो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, जिसको हम अप थ्रस्ट भी कहते हैं, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड की डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब ये जो डेंसिटी है इसके बारे में हमने पढ़ा है केमिस्ट्री के अंदर, राइट, ओके। तो डेंसिटी के ऊपर तो ये डिपेंड करता ही है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब जो पॉइंट है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट, देखो यहां से समझो। व्हेन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस, ठीक है, जब ग्रेविटेशनल फोर्स जो अट्रैक्ट कर रहा है ना, उसको अपनी साइड पे जो पुल कर रहा है, अगर वो कम है बायोन्ट फोर्स से, अगर अपवर्ड वाला फोर्स, अप थ्रस्ट क्या है, ज्यादा है, अगर अप थ्रस्ट ज्यादा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स से तो ऑब्जेक्ट क्या करेगी, फ्लोट करेगी। समझ में आया, करेगी, ये तो जनरल सी बात है, इतना तो हमें समझ में आता ही है। अगर अपवर्ड फोर्स ज्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट क्या करने वाली है, फ्लोट। सेकेंड केस के अंदर अगर हम देखेंगे, यहाँ पे अगर देखो, when the force of the gravitational attraction of the earth on the surface of object is greater than the buoyant force, यानी कि अगर सेकंड केस में हम क्या देख रहे हैं, बायोन्ट फोर्स यानी कि बायोन्सी यानी कि अप थ्रस्ट अगर कम है, ठीक है, अपवर्ड जो फोर्स अगर वो कम हो जाएगा तो चीजें क्या कर जाएंगी, ऑब्जेक्ट क्या करेगी, सिंक करेगी इन द फ्लूइड, क्लियर, ओके। नेक्स्ट देखिए,
दिस इज द रीजन वाई ऑल पिन्स सिंक, जो ऑल पिन होती है वो सिंक कर जाती है, जबकि जो बोट एंड जो शिप होता है वो क्या करता है, फ्लोट करता है। इस प्रिंसिपल को अभी हम आगे पढ़ने वाले डिटेल में, इसको हम बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल, क्लियर, जिसको हम ज़्यादा डिटेल में क्लास 12th के अंदर, क्लास 11th के अंदर हायर स्टैंडर्ड्स में देखने वाले। डेंसिटी, जिसको हम केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं, बट एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो, द मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, राइट, ठीक है। अगर मास को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम को v से रिप्रेजेंट करते हैं, डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम रो से, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास, अच्छे से लिखते हैं एक बार, हैंडराइटिंग बड़ी गंदी सी आ रही है, देखो, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी को हमने रो से रिप्रेजेंट कर दिया, मास को m से, एंड वॉल्यूम को v से रिप्रेजेंट कर दिया है, राइट, ठीक है। डेंसिटी का फॉर्मूला हमें समझ में आ गया। इसी वजह से डेफिनेशन में हमने क्या लिखा, देखो, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, राइट, ओके। एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, केजी मीटर क्यूब। क्यों हुई, देखो, डेंसिटी की हमने निकालनी है, मास क्या होता है केजी, एंड वॉल्यूम क्या होता है मीटर क्यूब, तो क्या हो गया, केजी पर मीटर क्यूब, राइट, ओके। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये फॉर्मूला तो मैंने आपको बता ही दिया है, एक बार देख लो, यहाँ से भी इसको क्लीन कर देते हैं, ठीक है। ये जो सुंदर से बॉक्स के अंदर हमने डाला है आपके लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, इसको स्मॉल डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर आप भूल जाओ रो को, तो ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। एक बार इसकी हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या कहती है, इट स्टेट्स दैट व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड फुल्ली और पार्शियली इन अ फ्लूइड इट एक्सपीरियंसेस अ अपवर्ड फोर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, बायोंड फोर्स कहते हैं। अब ये जो फोर्स है ना, प्रिंसिपल यहाँ से शुरू होता है, देखो, ये जो फोर्स लग रहा है अप थ्रस्ट, बायोंड फोर्स ये जो लग रहा है वो इक्वल है, इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्पर्स्ड बाय इट, ठीक है, जितना फ्लूइड डिस्पर्स हो रहा है उसके मास के वो इक्वल है। क्लियर हुआ, देखो फिर से पढ़ते हैं, देखो, इट स्टेट्स दैट व्हेन द बॉडी इज इमर्स्ड फुल्ली और पार्शियली इन अ फ्लूइड, एक फ्लूइड के अंदर पार्शियली या फुल्ली हमने अगर किसी भी बॉडी को इमर्ज कर दिया है, इट एक्सपीरियंसेस अ अपवर्ड फोर्स, ये एक अपवर्ड फोर्स को एक्सपीरियंस करेगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, बायोंड फोर्स कहेंगे। उसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, बायोंसी कहते हैं। अब ये जो फोर्स लग रहा है ना, दैट फोर्स विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्पर्स्ड बाय इट, जितना फ्लूइड वो ऑब्जेक्ट डिस्पर्स करेगी उसी के वेट के इक्वल होता है वो पर्टिकुलर फोर्स, राइट। क्या ये चीज क्लियर हुई, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया है, इस स्टोन को, इस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे इससे लटका दिया है। जैसे ही हम इसके अंदर डिप करेंगे, तो जैसे डिप करेंगे तो कुछ ना कुछ तो इसका यहाँ पे वॉल्यूम निकलने वाला है, डिस्पर्स करेगा ये, तो जितना वॉल्यूम ये डिस्पर्स करेगा, जिसका जितना मास आएगा ना, वही इस बायोंड फोर्स के इक्वल होने वाला है। क्लियर, देखो, क्लियर हुआ ना, ओके। नेक्स्ट देखते हैं अभी हम, नेक्स्ट देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, इजी है, राइट। तो पहली देखिए, इट इज यूज्ड इन डिटरमाइनिंग द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी को पता करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज करते हैं। इट इज यूज्ड टू डिजाइन द शिप्स एंड सबमरीन्स, शिप्स एंड सबमरीन्स को डिजाइन करने के लिए भी हम कौन सा प्रिंसिपल यूज करते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल यूज करते हैं। हाइड्रोमीटर्स एंड लेक्टोमीटर्स, देखो, हाइड्रोमीटर्स एंड जो लेक्टोमीटर्स होते हैं उनको यूज, उनके अंदर जो बेसिक प्रिंसिपल होता है वो भी किसका होता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का। हाइड्रोमीटर एंड लेक्टो, लेक्टो का मतलब क्या हुआ, लेक्टो रिलेटेड टू लैक्टोज विच इज रिलेटेड टू मिल्क, राइट। तो इन दोनों के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, हमारा हाइड्रो मतलब वॉट, वाटर, ठीक है, ओके। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल की हमारी कुछ एप्लीकेशंस हो गई हैं, ओके। इट इज बिकॉज ऑफ दिस शिप मेड ऑफ आयरन एंड स्टील फ्लोट इन वाटर, ठीक है, फ्लोट, वाटर के अंदर फ्लोट करता है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बेसिस पे हम ये समझ सकते हैं कि जो शिप है वो फ्लोट क्यों कर रहा है हमारे वाटर बॉडी के अंदर, जबकि जो ऑयल पिन है या फिर कोई छोटा सा आयरन का पीस है वो सिंक कर जाता है, राइट। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है हमारे बायोंड फोर्स अप थ्रस्ट के ऊपर। अब इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है जो हमें पढ़ना है, देखिए, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, ये हमें समझना होगा। डेफिनेशन देखेंगे सबसे पहले, द रेशियो ऑफ डेंसिटी, the ratio of density of a substance to that of the density of water is called relative density. रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, इन रिलेशन टू, अगर मैं वाटर के कंपैरिजन में डेंसिटी ऑफ गोल्ड या फिर डेंसिटी ऑफ प्लेटिनम की बात करती हूं, तो उस गोल्ड या फिर प्लेटिनम की वो रिलेटिव डेंसिटी होगी, क्योंकि मैं इन कंपैरिजन टू दैट पर्टिकुलर वाटर मैं बता रही हूं कि इस की जो डेंसिटी है वो कितनी है, ठीक है। तो रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, जो सब्सटेंस है वो सब्सटेंस
AG, AU, PT कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब आपको ये AG, AU, PT पता होगा ना, केमिस्ट्री में पढ़ा है। तो सब्सटेंस क्या हो गया हमारे, ये सब हो गए, ओके। अब अपॉन में क्या लेंगे, अपॉन में हमने ले लिया डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर के साथ कंपेयर कर रहे हैं ना, तो देखो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला हमारा ये आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, ये हमारे पास गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कोई मेटल का पीस, एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी से हम उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा। इट हैज नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ऐसा क्यों? ये जो क्वेश्चन है ना, ये पूछ सकते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट बता दो, ठीक है। उन चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन आपको देंगे कोई यूनिट नहीं है, नो यूनिट, ठीक है। ऐसा क्यों, देखो ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, ये तो कट हो जाएगा, कट हो जाएगा तो क्या यूनिट बचेगी, कुछ भी नहीं, यानी कि रिलेटिव डेंसिटी की कोई भी यूनिट नहीं होती है। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इसके अंदर जितने भी डेरिवेशंस है आपको बार बार वो प्रैक्टिस करने हैं, जो साइन ऑफ कन्वेंशन मैंने आपको बताए कि कब जी की वैल्यू हमने माइनस में लेनी है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बायोन सी, बायोन फोर्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर के, आपको पढ़ना है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है उसका नाम है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। सर केपलर ने कुछ प्लैनेट्स के रिगार्डिंग कुछ लॉज दिए थे, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से, किन लॉज को फॉलो करते हुए हमारे डिफरेंट प्लैनेट्स लाइक अर्थ रिवॉल्व करता है सन के अराउंड। तो केपलर ने 3 लॉज दिए थे टोटल। पहले लॉ की स्टेटमेंट हम यहाँ पे देखने वाले हैं, देखो, द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज एन एलिप्स with the sun at one of the foci as shown in the given figure, right? क्या मतलब हुआ, फोकाई का यहाँ पे क्या मतलब है, इलिप्स क्या होता है, सर्कल तो हम सब जानते हैं सर्कल क्या होता है, तो इलिप्स क्या होता है, इलिप्स एक सर्कल की ही फॉर्म है जिसके अंदर 2 सेंटर्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, फोकस। एंड फोकाई क्या है, फोकाई है प्लूरल फॉर्म हमारे फोकस की, यानी कि जब 2 सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम फोकाई कह रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे इलिप्स क्या होता है, थोड़ा सा चपटा होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, इलिप्स बोलेंगे। तो इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है हमारे प्लैनेट्स जिसके अंदर मूव करते हैं, उस ऑर्बिट का शेप यहाँ पे बता दिया गया है पहले लॉ के अंदर, तो ठीक है। अब दूसरी बात जो यहाँ पे बताई गई है वो ये बताई गई है, जैसे एक सर्कल का एक ही सेंटर होता है, ये हमारा सर्कल है, इसका एक ही सेंटर है, ये इसका जो डिस्टेंस है ये रेडियस इसको हम कहते हैं, एंड ये जो पूरा है इसको हम क्या कहते हैं, डायामीटर कहते हैं, ठीक बात है ये तो, राइट। अब हमको देखना है कि इलिप्स जो है, इलिप्स के अंदर 2 सेंटर पॉइंट हम मानते हैं, जैसे कि ये, इसको हमने कह दिया है F1, इसको हमने कह दिया है F2, ठीक है। अब टोटल में इनको क्या कह दिया हमने, प्लूरल क्या है दोनों फोकस का, फोकाई इसको हम कह देते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखिए, ये इस तरीके से हम इसका देख सकते हैं, आगे पूरे लॉज हम देखेंगे, राइट। तो सबसे पहले फर्स्ट लॉ ने क्या कहा, फर्स्ट लॉ ने सबसे पहली बात तो ये बताई कि जो ऑर्बिट था वो कैसा है हमारा, इलिप्टिकल शेप का है। दूसरी बात क्या बताई कि ये जो फोकाई यहाँ पे प्रेजेंट है, जो फोकस पॉइंट्स 2 प्रेजेंट है हमारे इलिप्स में, उन दोनों फोकस में से एक पॉइंट के ऊपर हमारा सन प्रेजेंट होगा हमेशा। मान लेते हैं कि F1 के ऊपर हमारा सन प्रेजेंट है एंड अर्थ हमारी सन के चारों तरफ पे क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है इलिप्टिकल पाथ के अंदर। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट, समझ में आ गया होगा हमें। ये फिगर हम देख सकते हैं, देखो यहाँ पे ये हमारा जो O पॉइंट है ये हमारा फोकस है, फोकस 1, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं क्या प्रेजेंट है हमारा, O रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ सन, सन हमारा प्रेजेंट है यहाँ पे O पॉइंट के ऊपर। सेकेंड लॉ अभी हम देखने वाले हैं, हमारा सेकेंड लॉ क्या कह रहा है, स्टेटमेंट देखेंगे, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन sweeps equal area in equal interval of time. Thus, if the time of travel from A to B की क्या बात कर रखी है, देखो अगर A से लेके B तक जाने में टाइम T लग रहा है तो C से लेके D तक जाने में भी सेम टाइम ही लगेगा, और ये जो एरिया है ये भी क्या होगा, सेम होगा। मान लेते हैं हमारा जो प्लैनेट है वो B पोजीशन पर है पहले, ठीक है। B से लेके वो A तक पहुंचा इन 30 डेज, 30 दिनों में उसने ये इतना डिस्टेंस कवर किया, राइट। तो एरिया कितना हो गया, कुछ इतना एरिया इसने कवर किया। अब मान लेते हैं हमने फिर से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की, हमने कहा कि जब प्लैनेट हमारा C पे आ जाता है, C से लेके D पे जाएगा, ठीक है, C to D जब डिस्टेंस करेगा वो भी कितने दिन में करेगा, 30 डेज में ही कर रहा है, 30 डेज में कर रहा है। ये हो गया हमारा डिस्टेंस कवर्ड,
एंड ये जो एरिया है ये भी क्या होगा, मान लेते हैं ये जो एरिया इसने स्वीप किया है ये A1 है और ये जो एरिया स्वीप किया है इसको A2 बोल देते हैं, राइट। अब देखो यहाँ पे, अब सेकेंड लॉ हमारा क्या कहता है, सेम इंटरवल में सेम एरिया स्वीप करने वाला है, यानी कि A1 जो है वो A2 के क्या होगा, इक्वल होगा। ये हमारा है लॉ नंबर सेकेंड लॉ हमें ये बताता है। क्या ये क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट हमें देखना है हमारा थर्ड लॉ, ठीक है। थर्ड लॉ क्या कहता है, अभी हमें देखना होगा ये, द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम सन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स ऑर्बिट टाइम पीरियड, ठीक है। अच्छा, मीन डिस्टेंस का क्या मतलब हुआ, सबसे पहले तो ये हम देखेंगे। देखो यहाँ पे अगर हम एक एलिप्स को ड्रॉ करते हैं, एक परफेक्ट एलिप्स ये नहीं ड्रॉ हुआ है बट कोई बात नहीं, हम काम चला लेंगे इसी से ही। देखो ये हमारा एलिप्स है, ठीक है, ये हमारा क्या है, मान लेते हैं सन है, ये F1 है, ठीक है। यहाँ से ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, ये R1 है मान ली, ये R2 है, ठीक है, ये R3 है। अगर हम देखें तो R2 सबसे बड़ा हमें दिखाई दे रहा है, फिर R1 एंड देन सबसे छोटा जो है हमारा R3 है। यानी कि ये जो डिस्टेंस है ना फोकस से, F1 से जो डिस्टेंस हमने देखा है प्लैनेट का, वो सेम नहीं है, वो डिफरेंट है। इसी वजह से यहाँ पे हम क्या कंसिडर करने वाले हैं, मीन डिस्टेंस को। मीन डिस्टेंस को हम यहाँ पे देखने वाले हैं, यानी कि एवरेज डिस्टेंस की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। एवरेज डिस्टेंस की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, राइट। अब हो क्या रहा है, देखो क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस, जो मीन डिस्टेंस है, मान लेते हैं हमारा डिस्टेंस हमने कंसिडर कर लिया है R, ठीक है, मीन डिस्टेंस हमने R कवर कर लिया है। अब लॉ क्या कह रहा है हमारा, जब हम मीन डिस्टेंस का क्यूब ले लेंगे तो वो हमारे किसके प्रोपोर्शनल है, मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम सन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ ऑर्बिट, राइट। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा, स्क्वायर ऑफ ऑर्बिट के, ऑर्बिटल टाइम पीरियड के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, राइट है, सही बात है, बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारा थर्ड लॉ हमें समझाता है, कहता है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अभी 3 लॉज पढ़ने के बाद हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द मास ऑफ अर्थ, हमें ना मास दे दिया गया है अर्थ का, लिख लेते हैं यहाँ पे जो जो चीज़ें गिवन है सबसे पहले हम उनको लिख लेंगे। मास ऑफ अर्थ, अर्थ का मास हमें दे दिया है 6 × 10⁻24 kg एंड मून का भी मास हमें दे दिया है, कितना है 7.4 × 10⁻22 kg। इफ द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज, अच्छा अब हमें ना डिस्टेंस भी दे दिया गया है अर्थ और मून के बीच का, राइट। हमें d² भी दे दिया गया है, सॉरी d² क्यों, d बोलेंगे ना, ठीक है। डिस्टेंस दे दिया गया है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून भी हमको दे दिया गया है, कितना है 3.84 × 10⁵ किलोमीटर्स। और हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन मून, यानी कि हमें सिंपल फोर्स निकालना है। फोर्स निकालने के लिए हम देखेंगे F = G/mm/r², और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं d², क्योंकि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस की। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको हम क्या लिखेंगे d², यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है। अब हमको सब कुछ गिवन है, देखो हमें g की वैल्यू पता है, हमें m क्या है, कैपिटल M किसी को भी मान सकते हो आप, अर्थ के मास को मान लो, ठीक है, इसको हम m मान लेते हैं, इसको हम स्मॉल m मान लेते हैं, मून के मास को। तो आप यहाँ पे अर्थ का मास लिख सकते हो, यहाँ पे मून का मास लिख सकते हो, बीच का डिस्टेंस आपको गिवन है कितना है 3.84 × 10⁵ किलोमीटर्स। तो यहाँ पे आप d लिख के उसका, यानी कि इसकी वैल्यू लिख के इसको स्क्वायर कर दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, फोर्स निकल जाएगा। सिंपल इस तरीके से आप फोर्स फाइंड आउट कर सकते हो, आपको सारी की सारी चीज़ें गिवन है, राइट, बस आपको कैलकुलेशंस करनी है। नेक्स्ट हमें देखना है, देखो इफ द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ, व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव टुवर्ड्स द अर्थ। ये चीज़ तो हम पहले ही, ये कॉन्सेप्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ये होता है ड्यू टू मास, मास के डिफरेंस की वजह से होता है। हमें पता है जो अर्थ का मास है, जो मास ऑफ अर्थ है वो क्या है, ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू मास ऑफ मून, ठीक है। अब जो हमारी एक्सेलरेशन है वो
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास के, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या कहता है कि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, कम। दिस इज द रीजन, इसी जिसकी वजह से हमें मून या फिर जो अर्थ है वो मून की साइड पे मूव करती हुई दिखाई नहीं देती है। तो ये कॉन्सेप्ट हमें पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, देखो क्या पूछा हुआ है, वाई विल अ शीट ऑफ पेपर फॉल स्लोअर देन वन दैट इज क्रम्पल्ड इनटू बॉल। ठीक है, एक तो हमारे पास शीट है कुछ इस तरीके की, ठीक है, ये शीट है हमारे पास, इसको हमने फेंका, और दूसरा ना क्रम्पल्ड पेपर, शीट को ही क्या कर दिया, क्रम्पल कर दिया, और उसको बॉल के फॉर्म में हमने बना दिया। अब देखो इसके ऊपर फोर्स क्या लगने वाला है हमारा, mg लगेगा, इसके ऊपर भी फोर्स क्या लगने वाला है, mg लगेगा। बट यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है सरफेस एरिया का। किसका डिफरेंस आ रहा है, सरफेस एरिया, ठीक है। इस केस में शीट के केस में हमारा जो एरिया है जिसको हम A1 बोल रहे हैं वो क्या है, ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू दिस एरिया, सरफेस एरिया। अब एरिया ज़्यादा है तो इसके ऊपर जो एयर का रेजिस्टेंस है वो भी ज़्यादा लगने वाला है ड्यू टू लार्जर सरफेस एरिया। यहाँ पे हम लिख लेंगे, देखो, ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया ऑफ शीट it will feel large air resistance। लार्ज एयर रेजिस्टेंस की वजह से उसको ज़्यादा टाइम लग जाएगा नीचे पहुंचने में। यही था हमारा इन दोनों के का जो रीज़न था वो क्या था, सरफेस एरिया। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, राइट। क्लियर हुआ, ओके। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस देख लिए हैं इस चैप्टर के अंदर, एंड इससे पहले हमने जितने भी कॉन्सेप्ट्स देखे, कुछ डेरिवेशंस हमने देखे हैं। तो आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।